तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग। हम कैसे समाज में रहते हैं जहाँ पर इंसान को अपना ही जीवन जीने की आज़ादी नहीं है। Women being raped and children being killed, and how insensitive our society has become. People are not wrong. What is wrong is their religion. What is wrong is their social ideology. Now the point is, do we want to sustain institutions in which equality and liberty cannot be sustained? एक समय था जब गरीबी से लड़ने की जरूरत थी, अब वो समय आया है जब सांप्रदायिकता से लड़ने की जरूरत है। Struggle against communalism can be properly waged by young people like you if you constantly interact with people around you. People are having so much of myths regarding Muslim community. हमारे खेलों तक पे असर देखने को मिलता है। अपने निजी स्वार्थों के लिए, निजी लाभ के लिए वो पूरे शहर का, पूरे समाज का माहौल बिल्कुल खराब कर देता है। I refuse to believe that a majority of our media is spreading hate or prejudice. आपस में इस तरह की चीजें चलती रहे, समाज बटा रहे, उनको रोटियां सेकने का जो मौका मिलता रहे। Generally, the people who perpetuate these crimes, they get away without getting any punishment. Suppose such a carnage breaks out around you, what are you going to do? Don't forget Afghanistan, don't forget Taliban, don't forget that these are the consequences of great internal strife produced by the same factors at work in our part of the world. Don't forget that. Fascism in India will not come in the form in which it has come in Europe. Fascism in India will come in the form of communism. Even if not in the short run, I'm quite optimistic in the long run it will be defeated. It has to be defeated because it cannot survive. Because history has not been shaped like this. And history will come to the rescue of the future of a great nation like India. पहचान का सवाल जो है वो इतना आसान सवाल नहीं है। कौन सी संस्कृति भारतीय है और कौन सी भारतीय नहीं है, इस सवाल पे कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस देश की क्या शक्ल बनेगी वो उस पर निर्भर करती है कि हम संस्कृति के बारे में क्या फैसले करते हैं। जो पहली पहचान हमारी बनती है वो हमारी भाषा से बनती है। किस भाषा में हम सोचते हैं, किस भाषा में अपने माँ बाप को बुलाते हैं, और वो पहचान जुड़ी है हमारी संस्कृति से। संस्कृति ऐसी नहीं है कि पूरे भारत की एक संस्कृति हो। मेरे जो 4-5 हमारे जो करीब के दोस्त हैं जिनके साथ हम सालों से 30-40 साल से जिनसे जान पहचान है, वो सब के सब पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनमें एक भी मुसलमान नहीं। हम 4-5 को उर्दू शायरी का शौक़ है। उन तीनों को उर्दू पढ़नी नहीं आती, पर उन्होंने बचपन से सुनी है। उन्हें उन शायरों के बारे में, उन कवियों के बारे में जिनमें मुझे रुचि है, उनको भी उनमें बहुत रुचि है। हम जब बैठते हैं तो उन शायरों की बातें करते हैं। हम उन जगहों की बात करते हैं जहाँ पे दिल्ली की चाट सबसे अच्छी मिलती है, जहाँ सुबह सुबह हलवा और पूरी का नाश्ता होता है, वो दुकान जहाँ पे बर्फ़ी वाली लस्सी मिलती है। ये सारी चीज़ें हम में कॉमन है, धर्म हम में कॉमन नहीं। लेकिन दिल्ली का ख़ास एक जीने का ढंग था,
एक ख़ास तरह की बातचीत थी, कुछ अपने इंटरेस्ट थे, वो चीज़ें कॉमन थी। अगर आप इंदौर जाएं, वहाँ सुबह नाश्ता होता है पोहे का। अच्छा, पोहा हम समझते हैं कि बहुत वो चावल है, तो थोड़ा सा पानी में उबाल लेते हैं या गर्म पानी में डाल लेते हैं, थोड़ा सा उसको छोंक देते हैं और बहुत हल्का नाश्ता होता है। इंदौर में पोहे का नाश्ता हल्का नाश्ता नहीं होता, जितना उसमें चिड़वा होता है उतनी ही मूंगफली होती है। और उसको खाने के बाद कोई पाव भर जलेबी खाते हैं। वो नाश्ता करने के बाद आदमी सिर्फ सोने के बारे में सोच सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अब ये जो नाश्ता है इंदौर का, जिसमें पोहा है और मूंगफली है, हमें बताया गया कि ये प्राचीन काल से यही नाश्ता करते हैं। ठीक है भाई, करते होंगे, लेकिन कहीं पढ़ रहे थे तो पता चला कि हिंदुस्तान में मूंगफली को आए हुए 300 साल भी नहीं हुए। तो इंदौर वाले 300 साल पहले पोहे में मूंगफली नहीं डाल सकते हो, चने शायद डालते हो, लेकिन हमने पता चला कि चने भी बाहर से। अभी मैं गया हुआ था गुजरात, तो वहाँ मैंने पूछा साथियों से कि गुजरात में मूंगफली की खेती कब से हो रही। तो एक बहन ने कहा कि हज़ारों साल से, किसी ने कहा कई सौ साल से, किसी ने कहा 400 साल से, किसी ने कहा 700 साल से। तब मैंने उनको बताया कि गुजरात में पहली बार जब मूंगफली की फसल काटी गई थी वो आज से 83 साल पहले 1920 में पहली बार गुजरात में मूंगफली बोई गई। गुजरात का सारा खाना अब मूंगफली के तेल में पकता है। 1920 से पहले गुजरात का सारा खाना तिल के तेल में पकता था। अब अगर आज आप जाएं गुजरात के किसी भी अच्छे से अच्छे होटल में, उनसे कहें हमको गुजराती भोजन चाहिए, वो मूंगफली के तेल में पका हुआ मिलेगा और आपको बताया जाएगा ये गुजराती खास पुराना प्राचीन गुजराती खाना है। ये पुराना प्राचीन नहीं है, 83 साल पुराना। गुजरात में मूंगफली कहाँ से आई? मद्रास, तमिलनाडु का जो राज्य है, वहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे पहले मूंगफली की खेती शुरू हुई। पर वहाँ भी कई सौ साल पुरानी परंपरा नहीं है। पुर्तगाली उसको लेके आए, और पुर्तगाली कहाँ से लाए? दक्षिणी अमेरिका से। दक्षिणी अमेरिका में कई हजार साल से मूंगफली की खेती हो रही है। दक्षिणी अमेरिका के जो रेड इंडियंस हैं, इनकाज और पेरू और चिली के इलाके में रहने वाले, वो मूंगफली की खेती करते थे। पुर्तगालियों ने और स्पेन के लोगों ने जब वहाँ पर कब्जा कर लिया तो वहाँ से मूंगफली के बीज लेके वो यूरोप गए और वहाँ से हिंदुस्तान लाए। जैसे गुजरात में मूंगफली की बहुत खेती होती है, राजस्थान में मिर्च की बड़ी खेती है। और राजस्थानी खाने में कितनी मिर्च पड़ती है, ये मिर्च जिसकी खेती इतनी होती है राजस्थान में, जहांगीर के वक्त में पहली बार पुर्तगाली लोग मिर्च हिंदुस्तान लेके आए। शिमला मिर्च की सब्जी खाते हैं हम लोग। शिमला मिर्च का शिमला से सिर्फ इतना संबंध है कि पहली बार जब हिंदुस्तान में शिमला मिर्च बोई गई, जिसे कैप्सिकम कहते हैं, क्योंकि शिवालिक की जो इलाका है वहाँ का मौसम ऐसा था जिसके अंदर इस मिर्च की खेती हो सकती थी। ये मिर्च भी दक्षिणी अमेरिका से आई। वो होता है कद्दू, जिसे कुमड़ा भी कहते हैं, कुछ इलाके में उसे सीताफल भी कहते हैं। वैसे मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में वो जो होता है शरीफा, उसे सीताफल कहते हैं, लेकिन यूपी में सीताफल कहते हैं कुमड़ा को, कद्दू जो होता है बड़ा वाला। अब इसे सीताफल क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि सीता जी के काल में हिंदुस्तान में नहीं था। सीताफल भी दक्षिणी अमेरिका से यहाँ आया और उसको भी पुर्तगाली लेके आए। ये सारी आपको बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जिन चीज़ों को हम ये मानते हैं कि पुरातन काल से हमारी सभ्यता का हिस्सा हैं, वो इतने पुरातन काल से हमारी सभ्यता का हिस्सा नहीं। जिनको हम समझते हैं कि हमारे पुरखे और उनके पुरखे और उनके पुरखे इसको इस्तेमाल करते रहे, वो इतनी पुरानी है नहीं चीज़। जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पे हमला किया था तो उसने केले का पेड़ पहली बार देखा। हिंदुस्तान में उस वक्त केले की खेती होती थी। उसने केले का फल खाया, उसके बारे में जिक्र किया उसने। और जब पुर्तगाली और अंग्रेज़ और ये तमाम लोग हिंदुस्तान आए, उनके माध्यम से केला सारी दुनिया में फैला। और अब दक्षिणी अमेरिका में हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा केला पैदा होता है। सेब हम लोग बहुत सारों से खा रहे हैं, अंग्रेज़ लाए थे उसे हिंदुस्तान में। अंग्रेज़ों से पहले हिंदुस्तान में सेब नहीं था। आम विशुद्ध हिंदुस्तानी फल है। हालांकि ये बर्मा में, जावा में, सुमात्रा में, इन इलाकों में भी आम पाया जाता है। इस पूरे इलाके में लगभग एक समय ही विकसित हुआ होगा, लेकिन आम की जितनी किस्में हिंदुस्तान में बनी हैं वो कहीं नहीं बनी। और आम की जितनी किस्में आजकल आपको हिंदुस्तान में मिलती हैं, इनमें से 80% से ज़्यादा मुगलों के ज़माने में विकसित हुई। तुरई, जिसे अंग्रेजी में स्पंज गोट कहते हैं, हिंदुस्तान में जंगली अवस्था में पाई जाती है। गाजर हिंदुस्तान में जंगली अवस्था में पाई जाती है। मूली जंगली अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इनकी खेती की परंपरा ज़्यादा पुरानी नहीं। जिस तुरई की खेती होती है, जो बड़ी बड़ी तुरई होती है जिसको हम मार्केट में ख़रीदते हैं, इस तुरई के बीज पश्चिमी अफ्रीका से अंग्रेज़ हिंदुस्तान लेके आए थे।
करम कल्ला, पात गोभी ये फ्रांस से आई, फूल गोभी अंग्रेज लेके आए, आलू हिंदुस्तानी नहीं है, वो स्पेन से हमारे पास आया। इसका जो असली नाम है अंग्रेजी में उसे पोटैटो कहते हैं, महाराष्ट्र में उसे बटाटा कहते हैं। बटाटा इसका जो असली नाम है उससे बहुत मिलता जुलता है, स्पेनिश में भी इसको बटाटा ही कहते हैं, और उससे ये हमारे यहाँ अंग्रेजों ने उसको पोटैटो बना दिया। लेकिन स्पेन के लोगों के माध्यम से क्योंकि सीधा हमारे यहाँ पहुंचा था तो कुछ इलाके में इसे बटाटा भी कहते हैं। चने को अंग्रेजी में हॉर्स ग्राम कहते हैं। हॉर्स ग्राम जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, उसके इलाके में उसकी खेती पहले शुरू हुई, लेकिन वो अंग्रेजों के माध्यम से हमारे पास नहीं पहुंचा, वो हमारे पास संभवतः अरब लोगों के माध्यम से पहुंचा है, व्यापारियों के माध्यम से। इस्लाम के हिंदुस्तान में आने से बहुत पहले चना व्यापारियों के जरिए यहाँ पहुंच गया था। गन्ना हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान से सारी दुनिया में फैला, और इसको अंग्रेजों ने फैलाया। सरसों के तेल में हिंदुस्तान में खाना पकता है, सरसों हिंदुस्तानी नहीं है। अगर आप किसी कहेंगे लोग मानेंगे नहीं। हिंदुस्तान की सरसों जो इंडियन मस्टर्ड कहलाती है वो सिर्फ अचार में डाली जाती है, राई की तरह। राई में से तेल बहुत कम निकलता है। ये काली सरसों और पीली सरसों जिसमें से तेल निकलता है, ये भूमध्य सागर से लाके हिंदुस्तान में इसकी खेती शुरू की गई। धनिया हिंदुस्तानी मूल का नहीं है, काली मिर्च हिंदुस्तानी है, छोटी इलायची हिंदुस्तानी है विशुद्ध रूप से, दालचीनी हिंदुस्तानी नहीं है। दाल के छोंक में हम लोग हींग डालते हैं। आज भी हिंदुस्तान में जितनी हींग इस्तेमाल होती है उसका 80% हम अफगानिस्तान से मंगाते हैं। लौंग, 90% लौंग जो हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती है वो तंजानिया से आती है, अफ्रीका से। पूजा में नारियल के फल का बहुत इस्तेमाल होता है। नारियल का तेल बंगाल में बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दक्षिण भारत में खाना पकाने का काम मुख्य रूप से नारियल के तेल से लिया जाता है। नारियल का जो फल है वो भारतीय नहीं, पर उसे कोई आदमी लेके नहीं आया। नारियल के पेड़ की उत्पत्ति संभवतः दक्षिणी अमेरिका में हुई है या मलाया और इसके आसपास के इलाके में। अगर ये पता चल जाए कि हिंदुस्तान में नारियल कब पहुंचा, तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि वो सारी पूजा की रीतियां जिनमें नारियल इस्तेमाल होता है वो कितनी पुरानी है, क्योंकि उससे पहले तो नारियल ही नहीं था। पूजा में जो फल चढ़ाए जाते हैं आज भी, केला, नारियल, आम, ये फल मुख्य रूप से पूजा में चढ़ाए जाते हैं। इनका पुरानी परंपरा से ताल्लुक है जो लगातार बदलने के बावजूद किसी न किसी शक्ल में जिंदा रहती है। पूजा करते वक्त हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कुर्ता पजामा अब पहनने लगे हैं, ये सब के सब बिना सिले हुए कपड़े हैं। हिंदुस्तान के 90% लोग आज भी बिना सिला कपड़ा पहनते हैं। जितने यहाँ हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, इनमें इन्होंने जो जो कपड़े पहने हुए हैं ये सब के सब विदेशी हैं। पैंट आप जानते हैं विदेशी है, शर्ट विदेशी है, बुशर्ट विदेशी, इनके नाम ही अंग्रेजी के हैं। औरतों के सारे सिले हुए कपड़े विदेशी। ब्लाउज, हिंदुस्तान की किसी भाषा में ब्लाउज के लिए कोई शब्द नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में उसे ब्लाउज ही कहते हैं। ब्लाउज अंग्रेजी का शब्द है। साड़ी के नीचे पेटीकोट पहना जाता है, पेटीकोट। पेटीकोट अंग्रेजी का शब्द है, और ये वस्त्र भी भारतीय मूल का नहीं है। ब्रह्मो समाज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बंगाल में एक सुधारवादी आंदोलन था, महिलाओं की शिक्षा सबके लिए उन्होंने काम वाम करना शुरू किया था। ब्रह्मो समाज ने यह प्रचार करना शुरू किया कि औरतों को ब्लाउज पहनना चाहिए साड़ी के साथ। बंगाल के ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण सभा ने उसके खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने कहा ये सिला हुआ कपड़ा मलिच्छ लाए हैं और ये हिंदुस्तानी सभ्यता के खिलाफ है। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 19वीं शताब्दी के अंत की बात कर रहा हूँ, आज से 125 साल पहले। सिला हुआ कपड़ा भारतीय नहीं है, कोई भी सिला हुआ कपड़ा भारतीय नहीं है। तो वो लोग जो आपको बता रहे हैं कि 5000 साल पुरानी प्राचीन भारतीय परंपरा और उसकी तरफ लौटना है, हमको उस वैभवशाली दौर की तरफ लौटना है, तो सोचिए वो क्या वैभवशाली दौर था। उसमें सिला हुआ कपड़ा नहीं। सिला हुआ कपड़ा प्राचीन भारतीय परंपरा में अपवित्र समझा जाता था। कटा हुआ कपड़ा अपवित्र था। कैंची हिंदुस्तान में अलेक्जेंडर के समय आई, उससे पहले कैंची नहीं थी। दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती हिंदुस्तान में शुरू हुई। मोहनजोदाड़ो के समय में कपास के बीज मिले हैं, कपास के कपड़े के ट्रेसेस मिले हैं, मूर्तियों में कपड़े के निशान मिले हैं। आदमी जो कपड़ा पहने हुए है, चादर लपेटे हुए, उस पर फूल वूल बने हुए हैं, तो उससे
इतिहासकारों ने पता चलाया कि 5000 साल पहले हिंदुस्तान में गेहूं की खेती भी होती थी। मोहनजोदाड़ो में गेहूं के जले हुए बीज मिले हैं, लेकिन चरखा हमारे पास नहीं था। चरखा शब्द फारसी का है। 13वीं शताब्दी से पहले हिंदुस्तान के किसी ग्रंथ में न चरखे की तस्वीर है न चरखे का नाम है। चरखा आने के बाद कपड़े की क्वालिटी बहुत बदल गई। हमने बहुत तेजी से सूत काटना शुरू किया और बुनाई, और उसके बाद कपड़े में बहुत विकास हुआ। बहुत सारी दालें जो हम लोग खाते हैं वो हिंदुस्तानी मूल की नहीं है। हिंदुस्तानी मूल की दाल है मसूर और उड़द। अरहर की दाल भूमध्य सागर से आई। सांभर बिना अरहर की दाल के नहीं बन सकता। पुर्तगालियों के हिंदुस्तान आने से पहले सांभर में कुछ और पड़ता होगा, अरहर की दाल नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ थी ही नहीं। तो ये जो हमको बताया जा रहा है कि हम, ये हमारी प्राचीन परंपरा, जैसे परंपरा कभी बदली ही नहीं है, जैसे हजारों साल से कोई परिवर्तन ही नहीं आया, ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि कैसे पिछले 300 साल में हमारा खाना, हमारे कपड़े बिल्कुल बदल गए। खाने के अलावा सीताफल का एक और काम इस्तेमाल भी होता है। सितार का तूंबा उससे बनता है, तानपुरे का तूंबा उससे बनता है, विचित्र वीणा का तूंबा उससे बनता है। आज से 300 साल पहले सितार था हिंदुस्तान में, विचित्र वीणा थी, सरस्वती वीणा थी, अगर थी तो उसका तूंबा सीताफल का नहीं था। कैसे बनता था? उतना बड़ा हमारे यहाँ कोई फल है ही नहीं जिसका तूंबा बन सके। सितार का जिक्र अकबर के समय तक किसी ग्रंथ में नहीं है। वैसे लोग बताते हैं कि ये निजामुद्दीन के जो शागिर्द थे अमीर खुसरो, उन्होंने सितार बनाया है, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बदले हैं। हमारे डांस, जिनको हम प्राचीन नृत्य कहते हैं, ये सब के सब पिछले 100-150 साल के अंदर क्रिएट किए गए। भरतनाट्यम नाम का डांस 1920 में पहली बार परफॉर्म किया गया। रुक्मणी देवी, अरुणदेल और इन लोगों ने पुराने मंदिरों की खोज कर करके देखा कौन सी मूर्तियाँ किस किस पोज में बनी हुई हैं, और कुछ लोक परंपराओं को मिला के उन्होंने कंपोजिशंस किए और उनको क्लासिकल इंडियन डांस का नाम दे दिया गया। जो सबसे नया क्लासिकल इंडियन डांस है ओडिसी। ओडिसी तो 1960 के बाद उसकी परफॉर्मेंस होनी शुरू हुई है, उससे पहले ओडिसी नाम का कोई डांस नहीं था। ये परंपरा हमने क्रिएट की है, और हमेशा परंपराएं ऐसे ही क्रिएट होती हैं, लोग बनाते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारी संस्कृति पिछले कई हजार साल में लगातार सभ्यताओं, भाषाओं, संस्कृतियों के मिलने से बनी है। हजारों साल से लोगों के एक साथ रहने से बनी है, मिल के बनी है, और यही इसकी शक्ति है। जिस दिन आप इसमें से निकालना शुरू करेंगे तो निकालते 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 आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जिसे हम आज भारतीय कहते हैं, जिसे आज हम भारतीय पहचान कहते हैं, और वो एक ऐसी पहचान है कि दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। इतना समृद्ध सांस्कृतिक ट्रेडिशन, कल्चर का ट्रेडिशन, संगीत का ट्रेडिशन, भाषा इतनी रिच, इतनी वैरायटी खाने में, इतनी वैरायटी कपड़े में, संगीत में, दुनिया के किसी देश में नहीं। ये जो इसकी विविधता है, जो इसमें ये सतरंगे जो रंग हैं, ये सब के बावजूद हम एक हुए एक संघर्ष में, और उसी संघर्ष ने इस देश को देश बनाया। उससे पहले कोई परिभाषा भारत की नहीं थी। भारत की परिभाषा उस संघर्ष में बनी है। वो लोग जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, जो अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते थे, जिन्होंने संघर्ष किया, वो एक राष्ट्र बने। अब इनको धर्मों के हिसाब से बांटने की कोशिश जो कर रहे हैं, अगर आप उनके चेहरे देखें ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि उनके पूर्वजों में कोई भी उस संघर्ष में शामिल नहीं था। ये वही लोग हैं जो उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ थे। तो आज जब आपके पास लोग ये बताने आते हैं कि परिभाषा धर्म से होती है और धर्म ही वो सूत्र है जिससे देश एक बनता है, तो ज़रा अपने आसपास देखिए। अगर धर्म के बिना पर देश बनते तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्यों हो गए? धर्म के बिना पर कभी कोई राष्ट्र कहीं नहीं बना है। अगर ऐसा होता तो यूरोप में जो सैकड़ों साल एक देश दूसरे देश से लड़ता रहा, वो क्यों हुआ? सबके सब ईसाई थे, क्यों लड़ रहे थे? और हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों का राज होने से पहले जो हिंदुस्तान में तमाम राजे एक दूसरे से लड़ा करते थे, वो क्यों लड़ा करते थे? और मध्य एशियाई प्रभाव आने से पहले जो यहाँ के तमाम राजाओं में आपस में झगड़े हुआ करते थे, एक राजा दूसरे से, वो पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी से शादी करना चाहता है तो जंग हो जाएगी। तो दोनों एक ही धर्म के थे। धर्म से एकता नहीं बनती। एकता बनती है जब सारे देश के लोग मिल के एक साथ एक नया सपना देखते हैं, एक नए राष्ट्र का सपना देखते हैं। वो सपना देखा गया 1857 के बाद, और उसी ने हमको राष्ट्र बनाया।
मेरे समझ से वही हमारी पहचान है। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह